बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग जो है बेसिकली जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसके हम लोगों ने पेपर 2 के जो सवाल थे, पास पेपर्स के जो सवाल थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और आज जो हम मूव कर रहे हैं वो हम पेपर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड बैड डेट का जो टॉपिक है, तो पेपर 1 के अंदर किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आज हम क्या करने जा रहे हैं बेटा सबको? तो आपको पता है ना, अकाउंटिंग में तो 2 पेपर्स आएंगे। एक पेपर आपका आएगा, अल्लाह भला करे, पेपर 1, एक पेपर 2। पेपर 1 एमसीक्यूज है, पेपर 2 जो नॉर्मली हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एमसीक्यूज किस टाइप से हमसे पूछता है एग्जाम में। सबसे पहले बोलता है कि भाई विंस्टन डिसाइड टू राइट ऑफ अ डेट ड्यू टू हिम फ्रॉम लेरॉय फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, विच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड दिस। बोल रहा है कि भाई एक विंस्टन है, यानी कि आप विंस्टन हो और आप जो है वो अपने एक कस्टमर को बैड डेट रिकॉर्ड करने जा रहे हो, तो आप एंट्री किस तरीके से बनाओगे? तो यार हमें बैड डेट की एंट्री तो पता है। एंट्री क्या बनती है? बैड डेट डेबिट हो जाता है। जब बैड डेट होता है तो बैड डेट डेबिट हो जाएगा, और जो भी कस्टमर होगा यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि इन दिस सिनेरियो एक ही बंदा है, वो क्रेडिट हो जाएगा। डन, ये एंट्री बनाई जाएगी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर से हमारे एमसीक्यू के अंदर स्क्रीन इज स्टॉप। देखो स्क्रीन रुकी हुई है क्या? बेटा बताना, स्क्रीन चल रही है? चल रही है ना? ठीक है तश्मीन बेटा, दोबारा से या तो रिकनेक्ट कर लो अगर आपका स्क्रीन का इशू आ रहा है। ओके, अच्छा अब अगर हम देखें हमें बैड डेट की क्या एंट्री बनानी चाहिए, तो हमें बैड डेट की एंट्री बनानी चाहिए, बैड डेट को डेबिट कर देना चाहिए। या तो आंसर ये हो सकता था या आंसर ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, तो सेल्स को तो क्रेडिट नहीं किया जाता बैड डेट में, बल्कि ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया जाता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट ए। ठीक है, डन, बात समझ आ जाती है? क्लियर? अब देखो ये कितने नॉर्मल से एमसीक्यूज पूछेगा। अच्छा, जो चीजें मैंने आपको पेपर 2 में पढ़ा दी ना, वो आप समझ लो कि आपने 100% पढ़ लिया पूरा टॉपिक। अब जो भी पूछेगा ना वो उसी के अंदर से ही पूछ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता आपके लेवल पे। सही है? अच्छा भाई, अब अगर देखो अगली चीज जो कि नेक्स्ट एमसीक्यू है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है? बोलता है कि भाई नंबर 2, which accounting entry is made to decrease a provision for doubtful debt। यानी वो ये कह रहा है कि जो तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जब ये डिक्रीज होता है तो क्या एंट्री बनती है? यार कोई मसले की बात ही नहीं है। हमें पता है कि यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर इंक्रीज होता था तो एंट्री बनाई जाती थी इनकम स्टेटमेंट डेबिट और पीबीडी क्रेडिट, राइट? और जब डिक्रीज होता था तो एंट्री बनाई जाती है पीबीडी डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। ये बात तो हम सबको पता है, यही एंट्रीज बनती है ना, यही एंट्रीज बनती है। तो वो यही तो आपसे पूछ रहा है कि इंक्रीज की कभी एंट्री पूछ लेगा, कभी डिक्रीज की एंट्री पूछ लेगा। यार इसमें क्या जाता है, इसमें कोई मसला तो नहीं है हमारा। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमारी कौन सी एंट्री हमें क्लियर नजर आ रही है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट को ही कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द ओल्ड टर्म, इसकी न्यू टर्म होती है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा जी, तो आप अगर देखें तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है, ठीक हो गया। देखो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है किसकी वजह से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से। एक एंट्री ये है, और दूसरी एंट्री अगर आप देखें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो रहा है और इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। अब सवाल ये उठता है, इसको भी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा अब मुझे देख के बताओ कि भाई इन दोनों में से सी या डी में से कौन सा आंसर हो सकता है? तो आप लोग मुझे देख के बताएं कि भाई कौन सा आंसर होना चाहिए। डिक्रीज में पीबीडी क्या हो जाता है? हमने क्या देखा? पीबीडी डेबिट हो जाता है और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाता है। डी बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बता रहे हो। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी, और हम इस वाले पार्ट को मिटा देंगे। देखो दो 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 ही एमसीक्यूज में प्रॉब्लम करेगा, मतलब दो ही ऑप्शंस में थोड़ा मिक्सअप हो सकता है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू विल गो थ्रू विद द राइट आंसर। अच्छा, अब वो आगे बोलता है कि भाई ये जो आपका सोल ट्रेडर है ना, सोल ट्रेडर राइट्स ऑफ अ बैड डेट। सोल ट्रेडर एक बैड डेट को राइट ऑफ कर रहा है। राइट ऑफ मतलब बैड डेट रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, और बोलता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हिज बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, जब बैड डेट होता है ना, तो बैड डेट्स जो है वो बेसिकली एंट्री क्या बनाते हैं, बैड डेट डेबिट। अब जरा सुनिएगा, बैड डेट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं वो बेसिकली एसेट्स होते हैं, है ना, ये एसेट्स होते हैं। और बैड डेट होने की वजह से एसेट्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, हाँ या ना, है ना, डिक्रीज हो जाते हैं। तो पहली बात कि भाई एसेट्स को डिक्रीज होने की बात करनी चाहिए, तो एसेट को डिक्रीज करने की बात कहाँ कहाँ कर रहा है, एक एसेट रिड्यूस की बात इधर लिखी है ऑप्शन बी में, और एक एसेट रिड्यूस की बात लिखी है ऑप्शन ए में, और यहाँ पे बोलता है नो इफेक्ट ऑन एसेट, ये तो बात ही गलत हो गई बिल्कुल ही। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज एसेट, नहीं इंक्रीज तो नहीं होते, डिक्रीज होते हैं। देयरफॉर आंसर या तो बी होगा या तो ए होगा, इतने हम पहले पहुंचेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि वो एमसीक्यू के अंदर आपने कैसे दिमाग चलाना है ना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात याद रखिएगा, ये बैड डेट क्या है, ये बैड डेट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, साल के आखिर में इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो एंट्री क्या बन जाती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाती है एंड बैड डेट क्रेडिट हो जाता है। और इनकम स्टेटमेंट डेबिट होने का मतलब यह है कि आपके बिजनेस की जो प्रॉफिट्स होंगे ना, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स वो भी कम हो जाएंगे। अब याद रखिएगा कि जब भी बिजनेस के प्रॉफिट्स कम होते हैं, जब भी प्रॉफिट कम होता है, यानी प्रॉफिट अगर बिजनेस का डिक्रीज हो जाएगा, तो बिजनेस के अंदर जो कैपिटल होता है ना, जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, ओनर को उठाना पड़ेगा, तो देयरफॉर कैपिटल भी रिड्यूस हो जाता है। अगर प्रॉफिट बढ़ जाता है तो कैपिटल भी बढ़ जाता है। डन हो गई बात। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कैपिटल रिड्यूस एंड एसेट रिड्यूस, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। दूसरे में लिखा हुआ है लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, लायबिलिटी का क्या ताल्लुक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे बात को। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक हो गया। याद रखिएगा कि बैड डेट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने की वजह से प्रॉफिट्स गिरेंगे, और जब प्रॉफिट्स गिरते हैं कारोबार के, तो नुकसान ओनर उठाता है, उसका कैपिटल भी गिर जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है बेटा, ठीक है, कोई मसला। बताओ, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? ओके, सही है, डन। आगे बढ़ते हैं, और सब लोग जो है जल्दी आंसर किया करो, ठीक है मेरा बेटा, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई आपको अच्छा। अब ये एक एमसीक्यू है, आप, अच्छा मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि किताबें अब आ गई हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक जो है वो किताबों के लिए नहीं बताया है मुझे, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें जिन लोगों को बुक्स लेनी है, क्योंकि ये सारी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी काम करवा रहा हूँ इन्हीं बुक्स से ही हो रहा होगा, तो ये बुक्स प्लीज 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 आप मुझे व्हाट्सएप करें और ये बुक्स ले लें, मैं आपको भिजवा दूंगा। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 4। दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बोलता है कि व्हाट आर द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आपको पता है क्रिएट जब भी किया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब भी इंक्रीज होता है, जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहली बार बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2001 के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहा हूं, तो 2000 के अंदर कितना होगा प्रोविजन? जीरो होगा। बात समझ आती है? जीरो होगा। तो इसका मतलब जब भी क्रिएट किया जाएगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा इंक्रीज होगा। ये हम हमेशा हर सवाल में देखते आए हैं। तो इसका मतलब इन शॉर्ट ये पूछ रहा है कि इंक्रीज, या इसको स्लैश करके क्रिएट, दोनों की एंट्री सेम बनेगी। क्रिएट करो या इंक्रीज करो, दोनों की एंट्री सेम बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? इंक्रीज की एंट्री क्या बनती है? इंक्रीज इन पीबीडी की एंट्री क्या बनेगी? इंक्रीज इन पीबीडी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड पीबीडी, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। यही एंट्री सीखी हमने इंक्रीज की, है ना, यही एंट्री सीखी है ना। तो भाई आओ इसके अंदर हम लोग एंट्री देख लेते हैं कि भाई इनकम स्टेटमेंट को, पुराने सवालों में देखो ये 2004 का सवाल है, तो उसको ये प्रॉफिट लॉस बोल रहा होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नए सवालों में इनकम स्टेटमेंट बोल रहा होगा। तो भाई एक इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये रही इनकम स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी अगेन सी। इस बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो जाएगा सी से। क्लियर है सबको ये वाली बात भी? सब लोग हर एमसीक्यू के बाद क्लियर लिखते रहेंगे? क्लियर यहाँ तक? अच्छा भाई, अगली एंट्री देखते हैं। बोलता है अब प्रोविजन नंबर 5, जून 2005 का सवाल है। A business has a provision for doubtful debt of $30। ठीक है, इनके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है? $30 का, एंड डेटर्स 360 का। द प्रोविजन इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। व्हाट इज द एंट्री इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या एंट्री बनेगी? तो सबसे पहले ये देख लो कि कैलकुलेट कर लो कि तुम्हारा ओपनिंग प्रोविजन पहले से कितना गिवन है, 30 का। इस साल का प्रोविजन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 360
डेटर्स हैं और 360 का 5% लगाओ बेटा, कितना आता है मुझे जल्दी से कैलकुलेटर करो, कैलकुलेटर उठाओ, 360 का 5% लगाओ और मुझे आंसर बताओ कि 360 का 5% कितना होता है, 18। इसका मतलब ये हो गया कि इस साल का प्रोविजन कितना आया, 18। लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना था, लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना था, 30। अब सवाल यह है कि क्या ये इंक्रीज इन प्रोविजन है या डिक्रीज इन प्रोविजन है, सब लोग बताएंगे मुझे पहले ये, क्या ये प्रोविजन बढ़ गया है या प्रोविजन कम हो गया है? सही है, सही है, डिक्रीज है, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, सही है। अच्छा, अब अगर डिक्रीज है तो कितने से डिक्रीज है, तो डिक्रीज कैसे निकालोगे, 30 माइनस 18 कर लो, कितना बचा, 12। अब 12 का डिक्रीज इन पीबीडी आ रहा है और डिक्रीज इन पीबीडी की एंट्री क्या बनती है, डिक्रीज इन पीबीडी की एंट्री ये बनती है कि पीबीडी डेबिट हो जाता है और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाती है $12 से और $12 से। डन, बात समझ आती है। अब वो बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आज के दिनों में क्या कहा जाता है, नया नाम इसका क्या है, इनकम स्टेटमेंट। बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट ये इस वजह से, जो ऊपर एग्जांपल दी थी इसकी वजह से डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, तो आप देखो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट क्या हो रही है, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है, तो वो बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट, तो सॉरी, इनकम स्टेटमेंट 12 से क्रेडिट हो रही है, तो द आंसर विल बी ए। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा गलती से ना ये डेबिट 12 लिख के आ जाता है, बच्चा अक्सर क्या गलती करता है, डेबिट 12 लिख के आ जाता है, हालांकि आप एंट्री में देखो तो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट तो पीबीडी हो रहा है, और उसने पीबीडी तो नहीं पूछा आपसे, बल्कि उसने क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू पूछी है। और जब इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू पूछी तो वही देख के बताओगे कि पीबीडी डेबिट हो गया था और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, तो तुमने तो क्रेडिट वाली एंट्री बतानी, क्योंकि तुम्हें इनकम स्टेटमेंट वाली एंट्री बतानी है, तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो गई कितने से, 12 से, सो द आंसर विल बी ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस होता है तो एंट्री क्या बनती है, यानी डिक्रीज, तो डिक्रीज जब होता है तो एंट्री क्या बनती है, आप बोलोगे सर एंट्री बनती है पीबीडी डेबिट हो जाता है और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाती है, ये एंट्री बनती है सर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये डबल एंट्री किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए, कैश बुक, जनरल जर्नल, परचेज जर्नल या सेल्स जर्नल, किस में रिकॉर्ड करनी चाहिए, बताओ, खुद सोच के बताओ। ये मैं ऑलरेडी बहुत क्लियरली आपको पढ़ा चुका हूं कि कौन सी बुक में कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, बताओ कौन सी बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। सेल्स में क्यों रिकॉर्ड होगी, सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होती थी, चलो भाई बहुत टाइट, चलो सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता था, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होता था क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता था, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता था, कैश या बैंक रिलेटेड। मैंने बोला था मेरी वर्षा वाली क्लास लाजमी लेना, उसके अंदर मैंने सारी चीजें दोबारा भी रिपीट करवाई थी। तो सुनो जरा, कैश बुक के अंदर कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, तो भाई कोई भी ट्रांजेक्शन जो किसी और बुक ऑफ प्राइम एंट्री में फिट इन नहीं बैठती है उसको जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, सो दिस डिक्रीज इन पीबीडी। इवन दो इंक्रीज भी होता, इवन दो इंक्रीज भी होता तो क्या बन जाता है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड पीबीडी क्रेडिट, मेरा बच्चा यही एंट्री बनता। ये एंट्री भी, इवन ये वाली एंट्री भी कहां रिकॉर्ड की जाती, जनरल जर्नल के अंदर भी। याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बेड डेट की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी जनरल जर्नल के अंदर, प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज का रिकॉर्ड किया जाएगा जनरल जर्नल के अंदर, क्योंकि ये कहीं और रिकॉर्ड हो नहीं सकती। क्लियर हो गई बात, आप बताओ सबको क्लियर हो गई। अगला सवाल है, सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल में क्या बोलता है। सवाल नंबर 8 बोलता है, अ बिजनेस हैज डेटर्स, डेटर्स पुराना नाम है, ठीक है, हम पुराने से नए पे जाते हैं सवालों पे, तो पुराने नाम आते रहेंगे हमारी जिंदगी में, क्योंकि एक दफा किताब में लिख दिए गए तो लिख दिए गए। डेटर का मतलब क्या होता था, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा जी, बोलता है अब बिजनेस हैज अ डेटर ऑफ 55,000, ठीक है, 55,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स। दिस इंक्लूड हैरी, इसके अंदर एक हैरी भी इंक्लूडेड है, हु ओज 5,000। हैरीज डेट इज टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। A provision for doubtful debt is then to be created 4% of the remaining debtors. What will be the figure for net debtors in the
बैलेंस शीट। अब सबसे पहले ना आप पहले सवाल को देखिए, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये इधर मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जरा देखिएगा आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं। सबसे पहले ये देखिए ओपनिंग में ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स आपको गिवन है 55,000 के। क्लियर हो गई बात, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं, 55,000 के। अब आगे देखिए तो एक बेड डेट हो गया, तो उस बेड डेट को क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स से पहले माइनस कर देंगे बेड डेट, और वो कितना माइनस कर देंगे, बेड डेट था 5,000 का, तो अब रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के रह गए, 50,000 के। अब आपको पता है प्रोविजन की परसेंटेज इस 50,000 पे लगाई जाएगी। क्यों सर? बेटा प्रोविजन किन पे किया जाता है, जिन पे शक हो के भाग जाएंगे। हैरी ने तो बता दिया कि वो भाग चुका है, तो हैरी को पहले अलग से ही एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देंगे, हैरी को बाहर निकाल लेंगे, बोलेंगे हैरी भाई आप पे अब शक नहीं करेंगे, आप पे यकीन हो गया। शक किन पे करोगे, बाकी रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स पे। टोटल कितने थे, 55,000 के, जिसमें एक हैरी था 5,000 का, जिसको हमने क्या किया, बेडेड हो गया तो ट्रेड रिसीवेबल्स में पहले माइनस करा, और फिर रिमेनिंग 50,000 आया, और उस रिमेनिंग 50,000 पे मैं चार्ज करूंगा 4% का ट्रेड रिसीवेबल्स का प्रोविजन। तो प्रोविजन जरा कैलकुलेट करो, 50,000 का 4% कितना आता है, 2,000 बता रहे हो सब लोग, देखो 2,000 आ रहा है, ठीक है, तो 2,000। अब इसका मतलब ये हो गया कि 2,000 क्या है, ये 2,000 पीबीडी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि बैलेंस शीट में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी मैं शॉर्ट करके आपको इसको बता देता हूँ कि आपने जो भी आपका ये बैलेंस आता है परसेंटेज लगाने के बाद, इसको आप डेटर्स में से यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो। यानी कि जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, अगर मैं इधर बैलेंस शीट ऐसी दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट बना रहे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दिखाना है। बैलेंस शीट अगर मैं बना रहा होता तो मैं क्या करता, मैं पहले लिखता ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स बेडेड माइनस करने के बाद, ठीक है, और बेडेड माइनस करने के बाद ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे, 5,000 के थे, 50,000 के थे। इसमें से मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो जो आंसर परसेंटेज लगा के आता था मेरे पास हमेशा से, पी बी डी, जिसको हम सीडी बैलेंस भी कहते थे, 2,000 माइनस कर देंगे। तो अब जब 2,000 माइनस करोगे तो फिर रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग विल बी 48,000, और इसको हम बोलेंगे दीज आर द नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर? और अब आप यहाँ पे आंसर आके देखो, तो आंसर कितना आ रहा है, 48,000, 48,000, ये रहा आंसर इज बी। अब गौर से देख लो, मैंने सारी वर्किंग आपको करके बता दी, सारी वर्किंग को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा गौर से, ठीक है। 48,000 द आंसर विल बी 48,000। बिल्कुल सही बता रहे हो आचार्य बेटा, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सबको समझ आ रही है ये वाली बात? देख लो सारी वर्किंग दिखाई है। याद रखिएगा ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज डिक्रीज माइनस नहीं होता, बल्कि ट्रेड रिसीवेबल्स में से जो परसेंटेज लगाते हो ना, परसेंटेज लगा के जो तुम्हारे पास आंसर आता है ना, उस आंसर को माइनस किया जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स में से। ये देखो, और कौन से ट्रेड रिसीवेबल्स में से, रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में से। रिमेनिंग मतलब बेडेड हटा दो, बेडेड माइनस कर दो, वो तो है ही नहीं अब आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, भाग गए, ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर चुके हो बेडेड रिकॉर्ड करके। डन, क्लियर? अच्छा भाई, अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू बड़ा बेसिक सा है, वो आपसे ये बोलता है कि भाई सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 के अंदर बात करता है कि भाई राशिद है, मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। और अब देखो, जब डेटर का नाम चेंज करा था ना ट्रेड रिसीवेबल्स में, तो नए सालों में डेटर आगे ब्रैकेट में लिखना शुरू करता है, अब वो ब्रैकेट में भी नहीं लिखता। सही है? अच्छा जी, तो राशिद मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, तो 5% का प्रोविजन लगाता है ये ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर, मान ली बात हमने ये, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर में। अब बोलता है ट्रेड रिसीवेबल्स owed 40,000 in December 2008, trade receivables owed 46,000 in December 2009, which journal entry should Rashid make in December 2009? तो भाई अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ये निकालना है कि पिछले साल का प्रोविजन कितना था और इस साल का प्रोविजन कितना है। बड़ा नॉर्मल है, देखो कैसे निकालोगे। क्या तुम्हें पता है पिछले साल के तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के, 40,000 के? तो पिछले साल के जो तुम्हारे 40,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे ना, चलो आपको ऐसे बताता हूँ, छोड़ो आपको मैं उस तरीके से कराता हूँ जैसे हम लोग करते थे। यहाँ पे लिखो ईयर्स, या लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स, और यहां लिख दो परसेंटेज, यानी कि पीबीडी की परसेंटेज रेट। ठीक हो गया? अब आप देखें कैसे, कितना आसान सा लगेगा आपको। ईयर कौन कौन से, 2008, और ईयर कौन सा है, 2009। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के, 40,000 के। दूसरे साल ट्रेड रिसीवेबल्स 2009 में कितने के, 46,000 के। पहले साल का प्रोविजन का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज है 5%, ठीक है, सवाल में ही दिया हुआ है। तो भाई लगा दो 40,000 का 5%, बेटा बताओ कितना होता है 40,000 का 5%,
कैलकुलेट करो और बताओ कितना होता है। 40,000 का 5%, 2,000, बिल्कुल सही बताया। अब सवाल ये उठता है कि आप ये देखोगे कि इससे पिछले साल प्रोविजन इंक्रीज था या डिक्रीज था, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इससे पिछले साल देखोगे 2007 में, तो 2007 के अंदर प्रोविजन कितना था? 0 था। तो भाई इस साल इंक्रीज कितने से हो गया? 2000 से। क्लियर? फिर हम आते हैं 2009 की कैलकुलेशन पे। तो 2009 के अंदर जो मेरा 5% लगाऊंगा, 46,000 पे 5% लगाओ बेटा, बताओ आंसर कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है? 2300, बिल्कुल सही बताया, तो 2300। अब देखेंगे हम पिछले साल से इस साल के हमारा प्रोविजन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो चलो सब लोग आंसर बताओ, इंक्रीज है या डिक्रीज है? सर इंक्रीज है। कितने से इंक्रीज है बेटा? 300 से इंक्रीज है सर। तो एंट्री अगर तुमने बनानी हो 2009 की कि प्रोविजन इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो 2009 की एंट्री कैसे बनेगी? तुम बोलोगे सर इंक्रीज है। ये तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई, ये तो आपने हर क्वेश्चन में हमें करवाया है। इनकम स्टेटमेंट को सर डेबिट कर दें 300 रुपए से, $300 से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट कर दें $300 से। ये आपका आंसर होगा सर। अब बेटा आंसर चेक कर लो, वहां पे जाके देखो कौन सा आंसर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आप लोग आंसर बताएं कौन सा नजर आ रहा है आपको? हाँ भाई, कौन सा आंसर है? ए है, बी है? सही है, काफी लोगों ने पहले से आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बताओ भाई क्या एंट्री बन रही है? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और पीबीडी क्रेडिट। अब देखो जैसे जैसे नए सवाल आएंगे तो इनकम स्टेटमेंट लिखा और आगे ब्रैकेट में प्रॉफिट लॉस लिख दिया इसने, बताने के लिए कि भाई ये पुराना नाम था, अब नया नाम इनकम स्टेटमेंट पुकारिएगा आप लोग। तो देखो ये एंट्री बनती हुई नजर आ रही है। करेक्ट? आसान हो गई ये वाली बात? सबको ये वाली बात समझ आ गई कि किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है? तो पहले से इंफॉर्मेशन दी हुई थी, सिर्फ जनरल एंट्री मांग रहा था, तो जनरल एंट्री निकालने के लिए पहले इंक्रीज या डिक्रीज मालूम होना जरूरी था, मैंने वो कर लिया। क्लियर? अब सब लोग बताएंगे, सबको क्लियर है? पक्की बात है ना? देखो अब मैं आपको ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ 100%। अब ये इसमें से ही कुछ ना कुछ पूछता रहेगा और इसके अलावा बाहर नहीं निकल सकता। अब ये मर के जिंदा हो जाएगा, बाहर नहीं निकल सकता, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। सही है? जो मैंने आपको पढ़ा रहा होता हूँ, जो मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, फिर उसके बाद जो मैं उसके पेपर 2 के सवाल करवा रहा हूँ, उस पर जितना ध्यान से पढ़ लोगे, पेपर 1 बिल्कुल ही बच्चों वाला हो जाएगा। पेपर 1 आप बोलोगे यार ये कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए जिंदगी। सही? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 10। अच्छा, आप एमसीक्यू नंबर 10 को देखिएगा। तो एमसीक्यू नंबर 10 के अंदर क्या बोलता है? एमसीक्यू 10 में बोलता है कि भाई सॉरी, रमिंदर मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 2 पॉइंट या 2, ये लिखा हुआ है 2 1/2, यानी कि 2.5% लगाता है अपने ट्रेड रिसीवेबल्स पे प्रोविजन की। ठीक है? तो प्रोविजन की परसेंटेज कितनी दी हुई है यहाँ पे? 2.5% दी हुई है, ऐसे भी मान सकते हो आप इसको। ठीक है? ये तो बच्चों वाली बात हो गई। बोलता है ऑन 1 जनवरी द बैलेंस ऑन द प्रोविजन वाज 1075। देखो ओपनिंग प्रोविजन पहले से दिया हुआ है, यानी पिछले साल का प्रोविजन पहले से दिया हुआ है। यानी ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले सवाल में पिछले साल का प्रोविजन कैलकुलेट करा था ना 2000, ये भी पहले से दिया हुआ है उसमें। ठीक है? इस बार उसने सवाल में क्या किया हुआ है? ये 2000 जो पिछले साल का हमने कैलकुलेट करा था पिछले सवाल में, इस साल इसने ये 2000 वो सॉरी 1075 पहले से दिया हुआ है। फिर आगे वो आपको बोलता है द ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 41,000, और इस साल के जो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 41,000 के हैं। which entry which entry will Raminder make on 31st of December to adjust the provision for double debt? भाई क्या भाई कोई मसला नहीं है, पहले तुम ये देखो कि इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। पिछले साल का प्रोविजन कितना है? पिछले साल का प्रोविजन था 1075। इस साल का प्रोविजन कैलकुलेट कर लो तो इस साल के ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं? 41,000 के। 41,000 के ऊपर आप लगा दें 2.5%, बेटा कितना आता है? 41,000 पे 2.5% कितना आता है? 1025 आता है। ठीक है, 1025। माय क्वेश्चन इज कि क्या ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है पिछले साल से इस साल? देखो इंक्रीज या डिक्रीज, आप बोलोगे सर ये तो डिक्रीज हो रहा है। बेटा डिक्रीज कितने से हो रहा है? बाय 50। डिक्रीज बाय 50। अब जब डिक्रीज होता है तो एंट्री क्या सिखाई थी मैंने? हमेशा डबल एंट्री से पढ़ाया आपको। तो जब डिक्रीज इन प्रोविजन होगा तो डबल एंट्री क्या बनेगी? आप बोलोगे सर पीबीटी डेबिट कर दें, तो पीबीटी को डेबिट कर दिया बेटा आपके कहने पे 50 का, और इनकम स्टेटमेंट को सर क्रेडिट कर दें, 50 का क्रेडिट कर दिया। अब आप देखिए इसके अंदर से कौन सी एंट्री है जो कि आंसर आपको सही करेक्ट नजर आ रहा है। सो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि पीबीटी डेबिट हो रहा है 50 से एंड इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है 50 से। क्लियर? बताओ कितना आसान है। ये वही बातें कर रहा है जो हमने आज तक करी है ना।
कोई नई बात तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात पेपर 1 में करेगा ही नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाई भी होगी। मैं सब लेक्चर में कवर करूंगा और उसके बाद पेपर 2 और फिर पेपर 1। डन, क्लियर हो गई बात? सब लोग बताएं, सबको क्लियर है? 11th एमसीक्यू के अंदर बोलता है कि भाई हानि है, डिसाइड टू मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डिसाइड टू मेक, डिसाइडेड टू मेक का मतलब क्या है? शी इज गोइंग टू क्रिएट प्रोविजन। क्रिएट का मतलब जब भी क्रिएट करते हो तो हमेशा प्रोविजन क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना? इसकी स्पेलिंग सही लिख लेना, इंक्रीज की मैंने गलत लिखी, चलो सही कर दो। इंक्रीज होगा। बोलता है ऑफ 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, हाउ दिस विल बी रिकॉर्डेड। अब इंक्रीज की एंट्री क्या बनती है? इंक्रीज की एंट्री हमें ऑलरेडी पता है, इंक्रीज इन पीबीडी। जब भी पीबीडी इंक्रीज होता है तो एंट्री क्या बनती है? अब आप बोलोगे सर फौरन फौरन अब आपके दिमाग में आंसर्स आ रहे हो। जब फौरन फौरन आंसर दिमाग में आने लग जाए ना तो इसका मतलब आपको टॉपिक समझ आ चुका है। तो भाई ये बन जाएगा इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड पीबीडी क्रेडिट। यही आंसर आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि भाई इंक्रीज की एंट्री तो ये बनती है। तब आप देख लें इनकम स्टेटमेंट डेबिट पीबीडी क्रेडिट कहाँ कहाँ हो रहा है? पहली एंट्री में ही हो रहा है। आंसर इज ए। बी क्यों? मुझे जरा बताओ। सही है, ए होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि जब इंक्रीज इन प्रोविजन होता है तो पीबीडी बढ़ता है और पीबीडी की नेचर क्रेडिट नेचर होती है, तो क्रेडिट होगा ना मेरा बेटा। ठीक है, सही है। अच्छा भाई आगे आ जाओ। अगला एमसीक्यू बोलता है भाई 12, बोलता है कि भाई बशीर मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2011 ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू 70,000। on 31st December 2012 trade receivables amounting to 73,000. Which double entry should Bashir make to make provision on 31st December 2012? सेम सवाल जो आपने अभी ऊपर सॉल्व करा था ना, ये रहा, ये वाला सवाल जो राशिद वाला सवाल था। नाम चेंज करके एग्जामिनर ने 2010 में ये सवाल दिया और 2013 में दोबारा सेम सवाल दे दिया नाम चेंज करके। देख रहे हो, इससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं पा रहा एग्जामिनर हमारे साथ। अब अगर हम देखें तो हमें क्या करना है? हमें तो कुछ भी नहीं करना, हमें तो पहले प्रोविजन कैलकुलेट कर लेना है। 3% है ना, तो पहले हम लिखते हैं 2011 70,000 का निकाल लो 3%। जरा बताओ कितना होता है 70,000 का 3%? 2100। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि पिछले साल से इस साल ये इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर इससे पहले तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब इससे पहले प्रोविजन 0 था, तो पहले साल इंक्रीज हो गया कितने से? 2100 से। दूसरा साल जो है आपका 2012 का, 2012 में क्या हुआ? ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए आपके 73,000। 73,000 पे लगा दो जरा 3%, कितना होता है? 2190। ठीक है बेटा, 2190 होता है। ठीक है, तो 2190 अगर अब आप देखें तो बढ़ा है या कम हुआ है? तो आप बोलोगे सर पिछले साल से इस साल जो हमारा प्रोविजन है वो हमारा प्रोविजन इंक्रीज हुआ है, और वो कितने से हुआ है? 90 से इंक्रीज हुआ है। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी इंक्रीज इन पीबीडी की? इनकम स्टेटमेंट डेबिट 90 से, पीबीडी क्रेडिट 90 से। इतना आसान सा, इसमें क्या मसला है मेरा बेटा? सही है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? हाँ, बात समझ आ गई? ठीक है, देख लो यार, ये वाला एमसीक्यू समझ आ गया सब? ठीक है, ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, सबको समझ आ रहा है। इसका मतलब ये जितनी बातें मैं अभी कर रहा हूँ ये सबके दिमाग के अंदर बैठ रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सारा क्या गेम। डन, क्लियर? अच्छा भाई अब आगे बढ़ते हैं। आगे सुनिएगा, ये मैं यहाँ से किसी और बैच को करवाया होगा तो उसको मिटा देते हैं अभी यहाँ से और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 है और वो बोलता है कि एंड्रयू इशूड एन इनवॉइस टू एडवर्ड 1000। ठीक है, इनवॉइस कब इशू की जाती है आपको पता है? जब क्रेडिट के ऊपर सेल परचेज की जाती है तो एंड्रयू इशूड इनवॉइस टू एडवर्ड। ठीक है जी, तो इसका मतलब एडवर्ड ने कुछ सामान खरीदा होगा एंड्रयू से उधार पे। फिर आगे वो बोलता है आफ्टर रिसीविंग 50% ऑफ द इनवॉइस द वैल्यू फ्रॉम एडवर्ड एंड्रयू डिसाइड टू राइट ऑफ द अमाउंट। पता है हुआ क्या? हुआ ये था कि हम लोगों ने आज, आप एंड्रयू हो, सही है, आपने किसी एडवर्ड नाम के बंदे को 1000 रुपए की इनवॉइस दी थी। और जब इनवॉइस दी जाती है तो इनवॉइस में ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि इनवॉइस का मतलब होता है कि या तो क्रेडिट पे सेल हुई होगी या परचेज हुई होगी। अब एंड्रयू अगर दे रहा है इनवॉइस, किसको दे रहा है?
एडवर्ड को मिल रही है इनवॉइसेस का मतलब एडवर्ड ने कुछ खरीदा होगा, एंड्रयू ने कुछ बेचा होगा और आप एंड्रयू है। और आपने आज क्या करा हुआ था, एडवर्ड को सेल करी हुई थी। क्या करी हुई थी, एडवर्ड को सेल। अब आपने क्या एंट्री बनाई होगी, आपने बोला होगा एडवर्ड डेबिट 1000 से एंड सेल्स क्रेडिट, ये आपने एंट्री बनाई। फिर हुआ क्या कि एडवर्ड ने 50% ऑफ दी अमाउंट हमें पे कर दी। तो जब पे कर दी 50% अमाउंट, तो हमने क्या एंट्री बना ली होगी, बैंक डेबिट कर दिया होगा हमने 500 से और एडवर्ड को क्रेडिट कर दिया होगा 500 से। लेकिन फिर बोलता है बाकी का जो पैसा था वो एंड्रयू ने यानी तुम लोगों ने सोचा कि इसको राइट ऑफ कर दिया जाए, तो अब बाकी का कितना पैसा बचा था 500 का, तो ये 500 का बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और ये जो 500 का बैड डेट है ये कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बैड डेट डेबिट कर दिया जाएगा 500 का और एडवर्ड को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, 500 का। ठीक है, अब सवाल यह है कि विच एंट्री मेक टू राइट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्या एंट्री बनाएगी राइट ऑफ करने के लिए, तो कोई मसला ही नहीं है। अब आप देखें कौन सी एंट्री बनेगी, ए बी सी डी, कौन सी बनती हुई नजर आ रही है बैड डेट रिकॉर्ड करने के लिए, देखो बताओ भाई सब लोग कौन सी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसका मतलब सबको ये बात समझ आ रही है कि भाई ये इसका आंसर सर ए होना चाहिए, क्योंकि ए में ही बैड डेट डेबिट हो रहा है और एडवर्ड क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एंड अमाउंट टू बी डेबिटेड। सिंपल है, इसके अंदर कुछ इतना सोचना थोड़ी है। सही है, सही है, यहां तक देख लो भाई, यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है, डन। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अगला एमसीक्यू देखते हैं। अगले एमसीक्यू में क्या बोलता है एग्जामिनर, ऐसी क्या बात कर रहा है, बोलता है दोबारा वही आ गया नॉर्मल एमसीक्यू जो हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट बहुत दफा होता है सवाल ईयर्स में। एट द ईयर एंड बिजनेस रोट ऑफ बैड डेट रोट ऑफ कर दिया। बैड डेट एक एक्सपेंस है और ये एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो आपके प्रॉफिट्स को गिराता है, कैपिटल को गिराता है, एसेट्स को गिराता है। सही है, अच्छा जी, अब बोलता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, तो कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा एंड करंट एसेट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, तो आंसर विल बी। रिपीटेड है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, डिटेल दे चुका हूं पहले। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 15 पे। एमसीक्यू नंबर 15 में क्या बोलता है एग्जामिनर, नंबर 15 के अंदर बोलता है अ ट्रेडर मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2.5% यानी कि 2.5% का प्रोविजन चार्ज करता है ट्रेडर। ठीक है जी, बोलता है द प्रोविजन ऑन 1 जनवरी 2013 वाज 250, यानी कि ओपनिंग प्रोविजन पहले से दिया हुआ है आपको, अब आप क्लोजिंग प्रोविजन निकालोगे और इंक्रीज डिक्रीज मालूम कर लोगे। बोलता है द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2013 वर 28,000 रुपए। व्हाट वैल्यू वर ट्रेड रिसीवेबल्स शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो अब आप देखो, बोलता है बैलेंस शीट में कितना रिकॉर्ड करोगे, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का इस साल का, 28,000 का, 28,000 पे लगा दो 2.5%, तो बताओ आंसर कितना आता है, 28,000 का 2.5% कितना होता है बेटा, जल्दी जल्दी से, 28,000 का 2.5%। ठीक है, 700 बताया, लिख देते 700, पक्की बात है 700 आ रहा है, सब लोग दो सही 700। अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है कि पिछले साल का कितना था, पिछले साल का था 250, अब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, पहले अगर ये देखो आप तो इंक्रीज या डिक्रीज बताओ, इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है बताओ भाई, इंक्रीज कितने से हो रहा है, 450, बिल्कुल सही। अब सवाल ये उठता है ये 450 कहां जाएगा, ये 450 रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और इस साल का जो प्रोविजन आया ना परसेंटेज लगा के, ये कहां रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स से 28,000 के और 28,000 में से आप बना रहे हो बैलेंस शीट, ये इसने बोला है ना बैलेंस शीट, ट्रेड रिसीवेबल्स शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसओएफपी, एसओएफपी को बैलेंस शीट भी कहते हैं, एसओएफपी भी कहते हैं, दोनों नाम है। अच्छा जी, अब अगर मैं लिख रहा होता बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स मैं आगे जाके आपको रिकॉर्ड करना भी सिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं करंट एसेट्स लिख रहा होता तो करंट एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर मैं लिखता, तो यहाँ लिखता ट्रेड रिसीवेबल, और वो कितने के होते हैं 28,000 के होते हैं, और इसमें से मैं क्या कर देता, लेस कर देता, क्या लेस कर देता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और वो कितना लेस करता, याद रखिएगा जो परसेंटेज लगा के आंसर आता है वो लेस किया जाता है, बैलेंस शीट वाली वैल्यू ये होती है, ये होता है सीडी बैलेंस।
तो 700 यहां से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जरा 28,000 में से 700 माइनस करो, कितना बचा, बताओ भाई, 27,300। बिल्कुल सही है, इसको हम बोलेंगे नेट ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और आंसर विल बी बी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर जो आपके पास आ रहा है वो भी आ रहा है। क्लियर हो गया, डन हो गई बात सबको, क्लियर। सर why aren't trade receivables current asset and non-current assets? Why aren't trade receivables current asset and not non-current asset? Can be recorded। देखो याद रखना कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स से जो आपने पैसा लेना होता है वो विद इन एन ईयर लेना होता है, साल के अंदर लेना होता है। तो हमने बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ा था कि कैश होता है, इन्वेंट्री होती है, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, बैंक होता है, ये आपके करंट एसेट्स होते हैं। तो ये करंट एसेट्स की कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं, क्योंकि ये जब तक रोल होता रहेगा, जब तक ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आता रहेगा, तब तक आप उसको सेल करते रहोगे, आएगा पैसा फिर सेल करोगे, फिर आएगा पैसा फिर सेल करोगे, तभी तुम्हारा कारोबार ग्रो करेगा। अगर एक ट्रेड रिसीवेबल को तुम सामान बेच दो और उसको बोलो तुम 5 साल बाद आके पैसे देना, तो तुम नया सामान कैसे खरीदोगे, बेचने के लिए नहीं खरीद सकते, क्योंकि तुमने तो जो सामान तुम्हारे पास था तुमने उधार पे बेच दिया। तो देयरफॉर करंट की कैटेगरी में इनको डालना पड़ता है और इससे साल के अंदर अंदर पैसे देने पड़ते हैं। ठीक हो गई बात, क्लियर है? आई होप कि मैंने तुम्हारे जो सवाल था जो मैं समझ पाया कि तुम ये पूछना चाह रहे हो, तो क्लियर है, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा भाई अब आगे सुने, नेक्स्ट एमसीक्यू बोलता है भाई कि अब बिजनेस मेंटेन प्रोविजन फॉर ऑफर्ड एट 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 1 जनवरी द प्रोविजन वाज 1000, ओपनिंग पहले से दिया हुआ है, ऑन 31 दिसंबर द ट्रेड रिसीवेबल्स वर 150,000, व्हिच एंट्री शुड बी मेड। ठीक है भाई, इंक्रीज डिक्रीज निकाल लो। पिछले साल का प्रोविजन कितना दिया हुआ है पहले से, 1000, इस साल का प्रोविजन निकाल के इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेते हैं। 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे लगा दो 2%। बेटा 1.5 लाख का 2% कितना होता है, सबसे पहले तो ये बता दो मुझे कैलकुलेट करके। 150,000 का 2% निकाल लो, ठीक है, 150,000 का 2% निकाल लो, कितना आता है। ओके, तो ये बताया, इतना ने बताया, मेरे बच्चे 3,000 बोल रहा है, ठीक है 3,000। अब सवाल यह है कि लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना था, तो तुम बोलोगे 1,000। इस साल का कितना आया प्रोविजन तुम्हारे पास, 3,000। क्या इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय कितना, 2,000। तो एंट्री क्या बनी होगी, एंट्री इंक्रीज की एंट्री बनेगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड पीबीडी क्रेडिट 2,000, यही एंट्री बनेगी। तो अब आप देखो कौन सी एंट्री बन रही है, आंसर बताओ, क्या आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यू देखते हैं। अगला एमसीक्यू बोलता है, एमसीक्यू नंबर 17 के अंदर बोलता है, एट द एंड ऑफ हर फाइनेंशियल ईयर एनी डिसाइड टू रिड्यूस हर प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट। प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। कैसे एंट्री बना के इसको रिकॉर्ड करेगी, तो रिकॉर्ड, जब तुम रिड्यूस करते हो प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट को, तो एंट्री क्या बनती है, पीबीटी डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। कितनी बार सिखा दी ये वाली बात, डिक्रीज के केस के अंदर, ठीक हो गया। तो अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारे पास डी। बिल्कुल सही बता रहे हैं सब लोग, जो भी बता रहे हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट, तो डिक्रीज की एंट्री यही तो बनती है, और क्या बनती है। तो अब तक तुम देखो क्या कैलकुलेट करवा रहा है, एंट्रीज बता दो, बेडेड की एंट्री बता दो, इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री बता दो, डिक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री बता दो, इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करके बता दो, उसकी वैल्यू क्या बन रही है, बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे प्रोविजन लगने के बाद, वो बता दो। यानी वही बेसिक बातें जो हम लोग आज तक देखते आए थे। आगे वो बोलता है अगले एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू नंबर 18, एमसीक्यू 18 के अंदर बोलता है, जरा सुनिएगा। Gary, a customer of PD Limited, Gary paid PD Limited by check. The check has been returned unpaid by the bank. How this is recorded in PD Limited? अच्छा, अब सवाल यह है कि यार एक आप हो पीडी लिमिटेड, अब इस बात को सोचना, आप हो पीडी लिमिटेड, आपको एक कस्टमर ने चेक दिया, ठीक है, और वो चेक किसने दिया था, गैरी ने चेक दिया था, ठीक है, हमें गैरी से ही चेक मिला, ठीक है, हम पीडी लिमिटेड है, हम लोग जितने भी बैठे हैं क्लास में, हम सब पीडी लिमिटेड है, और हमें गैरी आता है और गैरी हमें चेक देके जाता है, क्योंकि गैरी हमारा कस्टमर था। तो आज वो हमें पैसे देके गया, हमने चेक लिया और बैंक में जमा करवा दिया। अब जब हमने बैंक में गैरी का पैसा जमा करवाया होगा, अब जरा देखना, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। पहले मैंने गैरी को सेल करी हुई होगी, तो मैंने एंट्री क्या बनाई हुई होगी, जो गैरी है उनको डेबिट किया हुआ होगा और सेल्स को क्रेडिट करा हुआ होगा, यही एंट्री बनाई हुई होगी। अब क्या हुआ कि गैरी जो है वो मेरे पास आए और मुझे चेक देके चले गए, तो मैंने एंट्री क्या बना ली होगी। अच्छा, गैरी के एक एग्जांपल के तौर पे एक अमाउंट पे लिख लेते हैं, 1,000 की अमाउंट,
1000 की अमाउंट थी एंड 1000 की अमाउंट थी। अब क्या हुआ, गैरी ने चेक दिया, लेकिन जो चेक था ना वो रिटर्न हो गया हमें वापस अनपेड, यानी कि हो सकता है उसके चेक में कोई इशू हो सकता है उसने साइन जो करा हो वो थोड़ा गलत हो गया हो सकता है जो उसने डेट लिखी थी वो थोड़ी गलत लिख दी हो सकता है कि उसके अकाउंट के अंदर इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से चेक रिटर्न हो गया हो। तो भाई जब इसने मुझे चेक दिया था तो क्या एंट्री बनाई थी, मैंने बोल दिया होगा बैंक डेबिट हो गया, क्योंकि मेरे पास जैसे चेक आएगा मैं एंट्री बनाऊंगा बैंक डेबिट 1000 और गैरी क्रेडिट 1000। लेकिन अब जब मुझे ये पता लगा कि भाई ये जो चेक इसने मुझे दिया था ये बाउंस हो गया, ये चेक जो इसने मुझे दिया था ये रिटर्न आ गया अनपेड, यानी जो गैरी ने मुझे चेक दिया था इसके चेक में से पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ये मान लूं कि गैरी बैड डेट हो गया? क्या मुझे ये मान लेना चाहिए कि गैरी बैड डेट हो गया? सोचो, क्या मुझे मान लेना चाहिए गैरी बैड डेट हो गया? हाँ या ना, बताओ। नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैड डेट सिर्फ तब होता है जब कस्टमर रिफ्यूज कर दे पैसा देने से। अभी तो गैरी का खाली चेक बाउंस हुआ है, मैं गैरी को फोन करूंगा, जानी तुम्हारा जो चेक है ना वो बाउंस हो गया, एक काम कर या तो दूसरा चेक दे जा मुझे, या एक काम कर मुझे कैश दे जा। गैरी बोलेगा सही है, कोई मसला नहीं है, मुझे चेक वापस दे दो, मैं तुम्हें कैश आके दे रहा हूं। डन। चेक बाउंस हो जाने का मतलब ये कभी नहीं होता, चेक रिटर्न हो जाने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपका कस्टमर बैड डेट हो गया। लेकिन इसकी एक डबल एंट्री पास की जाती है, इसकी एक डबल एंट्री जरूर बनाई जाती है, और इसकी डबल एंट्री क्या बनाई जाती है वो जरा देख लीजिएगा। देखो, जब तुम्हारे पास चेक आया था तुमने क्या एंट्री बनाई थी? बैंक डेबिट और गैरी क्रेडिट। अब जब चेक बाउंस हो गया तो इसका मतलब बैंक में पैसे नहीं आए, तो इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी कि हमने ये सोचा था बैंक में पैसे आ गए लेकिन पता लगा चेक वापस आ गया, पैसे नहीं आए, तो इस एंट्री को क्या कर लो? रिवर्स कर लो। जब चेक आया तो हमने बोला बैंक डेबिट गैरी क्रेडिट, जब चेक जमा करवा दिया पता लगा कि इस चेक की वजह से पैसा अकाउंट में आया नहीं है, तो अब एंट्री को क्या करूंगा? रिवर्स बना दूंगा, यानी कि गैरी को डेबिट कर दूंगा। गैरी डेबिट हो जाएगा 1000 से, एंड जो बैंक होगा उसको दोबारा से 1000 से जो मैंने बढ़ा दिया था उसको मैं अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लूंगा। दिस विल बी द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड अनपेड चेक। इसके अंदर बैड डेट या प्रोविजन का जिक्र नहीं आता है। तो देयरफॉर अगर आप देखें सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, गैरी अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब बात समझ आई? अब बात समझ आई क्या समझा रहा था मैं? कि बैड डेट कब होगा? जब कस्टमर रिफ्यूज कर देगा। रिफ्यूज तो नहीं करा उसने, तो बल्कि चेक देखी क्या, चेक किसी गलती की वजह से बाउंस हो गया, ठीक है, चेक किसी वजह से अनपेड रिटर्न आ गया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? एंट्री रिवर्स कर दूंगा, खाली इसको बैड डेट नहीं मानूंगा। हाँ, अब जब चेक रिटर्न आ गया और मैं अगर गैरी को दोबारा फोन करता और गैरी बोलता कि यार मैं पैसे नहीं दे रहा, ये मैं तुम्हें झूठा चेक दिया था जानबूझ के, तो मैं बैड डेट रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन गैरी ऐसी बात थोड़ी करेगा, गैरी तो मुझे चेक दिखेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? क्या ये वाली बात समझ आती है कि ये इसका आंसर क्या होगा? क्लियर सर? रियली बेटा मैं इसी तरीके से चलूंगा, सारे टॉपिक के अंदर मैं इसी तरीके से चलूंगा। पेपर 1 पेपर 2 हम दोनों कर रहे होंगे पेपर के अंदर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो सके ना कि क्या गेम चल रही है, क्या 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 सीन क्या है। ठीक है, अच्छा भाई एक आध एमसीक्यू और कर लेते हैं। अच्छा, ये बुक के अंदर बहुत ज्यादा बचे नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, अब ये जैसे ही तुम लोगों के पास बुक्स आ जाएंगी ना, तो मैं क्या किया करूंगा, तो मैं होमवर्क भी दिया करूंगा एमसीक्यूज करने के लिए। तो हम लोग एक आध एमसीक्यू और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास तो हमारा घंटा खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम आगे जाके करेंगे। देखो भाई यहाँ पे क्या बोलता है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले पेज को। ठीक है, अच्छा जी ये सवाल देखिएगा जरा, सवाल के अंदर क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है इन 2000 जेन क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर डॉफर डेट ऑफ 400। ठीक है, तो इसका पहले प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ है? 400 का। इन 2001, अब 2000 से लेके 2001 में आ गया। शी इंक्रीज द प्रोविजन टू 5% ऑफ टोटल डेट, और उसने क्या करा? उसने अपना प्रोविजन 5% से सॉरी शी इंक्रीज प्रोविजन टू 5%। ठीक है, अब वो प्रोविजन कितना लगाती है? 5% लगाती है। क्लियर हो गया? अच्छा भाई बोलता है ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2001 डेटर्स वर 10%। हाउ मच डिड जेन डेबिट इन हर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अब आप पहले इंक्रीज डिक्रीज तो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो इनकम स्टेटमेंट को कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट में तो इंक्रीज या डिक्रीज रिकॉर्ड होता है। तो भाई आपके पास पहले से प्रोविजन 400 का था, इस साल का लगाओ 10,000 पे लगा दो 5%। बेटा बताओ आंसर कितना आता है? 10,000 का 5%, कैलकुलेट करो। 500 आ रहा है, ठीक हो गया। अब सवाल यह है कि पिछले साल का प्रोविजन कितना? 400, इस साल का प्रोविजन कितना? 500। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंक्रीज बाय 100 हो गया? डन। तो इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट 100 से एंड पीबीडी क्रेडिट 100 से, दैट्स इट, दिस विल बी द एंट्री। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? 100 से डेबिट हो जाएगी, सो द आंसर विल बी ए। क्लियर?
डन, यहां तक बात समझ आती है सबको? ठीक है, एक एमसीक्यू और निपटाते हैं जल्दी से। एमसीक्यू नंबर 20, अ ट्रेडर ओड 4000, it is decided to write off 500 and make a provision for doubtful debt 5% of outstanding debt. What will be the closing balance on सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर? अच्छा अगेन यार ये जो एमसीक्यू आया ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से, कंट्रोल अकाउंट का एक टॉपिक है, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैं नहीं करवा रहा, जब मैं आपको कंट्रोल अकाउंट पढ़ा दूंगा फिर आपको ये वाला टॉपिक करवाऊंगा। तो एक और क्वेश्चन नीचे वाला कर लेते हैं। बोलता है जॉइस है और जॉइस डिसाइड टू मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, व्हाट एंट्री इज रिक्वायर्ड? डिसाइड करा है, अभी प्रोविजन बनाएगा, तो प्रोविजन जब फर्स्ट टाइम बनाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फर्स्ट टाइम जब भी बनता है तो इंक्रीज होता है, पीबीडी क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट। बच्चों वाली बात, आगे बढ़ जाते हैं अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू देखें, अगले एमसीक्यू में क्या बोलता है? सुजन owes business 100, the business is not sure if Susan will pay, which entry should business make? सवाल यह है, सोचिएगा जरा, सुजन कितना वो करती है? 100, बिजनेस अभी श्योर नहीं है कि वो पे करेगी या नहीं करेगी, तो क्या बिजनेस बैड डेट रिकॉर्ड कर लेगा? नहीं सर, बिजनेस बैड डेट सिर्फ तब रिकॉर्ड करता है जब श्योरिटी आ जाती है, जब कंफर्मेशन आ जाती है, जब रिफ्यूज कर देता है। अभी रिफ्यूज तो नहीं करा, इसका मतलब सुजन को लेके बिजनेस क्या बनाएगा? प्रोविजन बनाएगा, शक करेगा कि भाग सकती है, डिस्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो प्रोविजन जब बनाएगा तो प्रोविजन बनाने की वो एंट्री क्या बनाएगा? प्रोविजन की एंट्री तो बड़ी बेसिक सी बनती है, इंक्रीज इन प्रोविजन होगा, तो इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री क्या बनेगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। इसमें सुजन का नाम नहीं आएगा, ये एक शक क्रिएट हो रहा है आपके बिजनेस पे, एक शक कर रहे हो आप अपने बिजनेस पे, राइट? ये वाली बात भी समझ आती है? देख लो